गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस ऑनलाइन क्लास में। आज की प्लांट इकोलॉजी की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं मरुद्भिदों में आकारिकीय अनुकूलन के बारे में, अर्थात मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस इन जीरोफाइट्स। तो इस क्लास में हम ये जानेंगे कि मरुद्भिद पादपों में ऐसे कौन से मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस पाए जाते हैं जो कि इन पादपों को मरुस्थलीय क्षेत्र में जीवित बनाए रखने में सक्षम बनाते हैं, अर्थात वहाँ के लिए अनुकूलित करते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मरुद्भिद पादप ऐसे पादप होते हैं जो मरु इलाकों में पाए जाते हैं, या कह सकते हैं कि डिजर्ट्स जो है क्षेत्र हैं उनमें पाए जाते हैं जहाँ पर पानी का अत्यंत अभाव होता है। तो ऐसे में ये जो पादप हैं वो पानी के लिए एक कह सकते हैं कि संघर्ष करते हैं और अपने जीवन को जो है बचाए रखते हैं इस पानी के अभाव में। तो इसके लिए इन पादपों में शारीरिक और साथ ही आकारी के जो अनुकूलन हैं वो विकसित होते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं आकारी के अनुकूलनों की कि ये कौन कौन से आकारी के अनुकूलन में पाए जाते हैं। अब चूँकि पादप के जो ये आकारी के अनुकूलन हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, अलग अलग पादप जो हैं उनमें अलग अलग तरीके से देखने को मिलते हैं, जड़ में, तने में, या फिर हम पत्तियों की बात करें तो यहाँ पर इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि मूल में जो है कौन से हमें आकारी के अनुकूलन या मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन जो है देखने को मिलते हैं। जैसा कि आपको अभी बताया है कि ये जो पादप हैं वो मरुस्थलीय इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ पर पानी की जो है बहुत ही कमी होती है, ज़मीन की जो है कह सकते हैं कि एक कम गहराई पर यहाँ पर पानी उपस्थित नहीं होता है। तो ऐसे में यहाँ पर जो पादप पाए जाते हैं उनमें जो मूल तंत्र होगा वो अत्यधिक विकसित होता है, अर्थात जो पानी की एक तरीके से कह सकते हैं खोज में जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन में गहराई तक चली जाती हैं, साथ ही ये जो है चौड़ाई में भी काफ़ी फैली रहती हैं जिससे कि पानी को जो है अवशोषित किया जा सके, पानी की जो कमी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं कि उसका अवशोषण किया जा सके एक बड़े से क्षेत्र में फैल करके। तो इसलिए इन पादपों में जो है हमें मूल तंत्र अत्यधिक विकसित देखने को मिलता है। हम जो अगर वृक्षों की बात करें, जैसे कि कीकर की बात करें या फिर अन्य जो मरुस्थलीय पादप हैं, चाहे खेजड़ी का पादप है, तो इनमें हम देखते हैं कि जो इनका टैप रूट सिस्टम है वो काफ़ी गहराई तक जो है हमें देखने को मिलता है। यहाँ तक कि कुछ पादपों में तो ये 20 मीटर तक की गहराई तक जो है पाया जाता है। साथ ही अगर हम छोटे शाकीय पादपों की बात करें तो उनमें भी जो है ये काफ़ी गहराई तक जो है देखने को मिल जाता है, चाहे वो आक हो चाहे कनेर हो। और अभी आपको बताया कि कुछ पादप ऐसे हैं जैसे कि प्रोसोपिस सिंडेरिया है जिसमें जड़ों की गहराई 20 मीटर तक, अकेसिया, टेमरिक्स, इनकी जड़ों में गहराई 30 मीटर तक भी जो है देखी गई है ओपेनहीमर के अनुसार। तो ये जो है एक अनुकूलन है पानी की खोज के लिए जिसमें जड़ें जो हैं वो गहराई तक जाती हैं, साथ ही एक बड़े क्षेत्र में जो है ये फैली रहती हैं जिससे कि पानी की जो है एक तरीके से कमी को पूरा किया जा सके, कम से कम मात्रा को जो है पानी को वो अवशोषित कर सकें। साथ ही अगर हम और भी देखें तो मूल के बारे में जो है कि जड़ें जो है इसमें मूसला प्रकार की जड़ें पाई जाती है, टैप रूट प्रकार का सिस्टम पाया जाता है क्योंकि मरुस्थल में रेत की भी अधिकता होती है। तो ऐसे में पादप को स्थिर रखने के लिए जड़ों का जो है एक टैप रूट सिस्टम होना ज़रूरी है, अधिक गहराई तक जाना ज़रूरी होता है। और दूसरी जो है पानी की चूँकि कमी होती है तो ऐसे में मूसला जड़ जो है वो अधिक गहराई तक जा पाती है। तो यहाँ पर जो है हमें मूसला प्रकार की जो मूल है वो पाई जाती है, जैसे कि आँख में प्रोसोपिस सिंडेरिया आदि हम पादपों में देखते ही हैं। इन पादपों की जो जड़ है उसमें मूल रोम और मूल गोब जो हैं वो पूर्ण विकसित पाए जाते हैं, ज़्यादा विकसित मूल रोम पाए जाते हैं जिससे कि पानी की मात्रा को जो है वो एक संवेदनशील तरीके से भी
अवशोषित किया जा सके, अर्थात शुष्क से शुष्क मृदा में जो बहुत कम मात्रा में पानी रखती है उसको भी अवशोषित करने में ये सक्षम बनाते हैं। तो मूल रोम जो है इसमें ज़्यादा मिलते हैं, पूर्ण विकसित मिलते हैं, मूल गोप भी जो है पाई जाती है। साथ ही इनमें जड़ों की वृद्धि दर सामान्य पादपों की तुलना में अधिक पाई जाती है, क्योंकि जड़ें जो है वो जल का अवशोषण करते हैं। तो ऐसे में जल के अधिक से अधिक कह सकते हैं कि प्राप्त करने की खोज में जड़ें जो है वो सामान्य से ज़्यादा वृद्धि दर दिखाती है, जिससे कि जल्दी से जल्दी विकसित हो सके, जो कि पादप को यहाँ पर पानी की कमी से जूझना पड़ता है। तो ऐसे में जड़ें जो हैं वो विकसित और साथ ही वृद्धि दर उनकी अधिक पाई जाती है। तो ये तो बात हुई इसमें पाए जाने वाले जो मूल के अंदर हैं वो आकारिकी अनुकूलनों की। अब हम बात करेंगे तने के अंदर जो है हमें किस तरीके के अनुकूलन देखने को मिलते हैं। तो तना जो है वो चूँकि एक हम सभी जानते हैं कि पादपों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है स्टेम, और यह चूँकि भूमि से ऊपर रहता है तो यहाँ पर जो है भूमि से ऊपर ताप की भी अधिकता होती है इस तरह के जो प्रदेश होते हैं। तो ऐसे में स्तंभ में या स्टेम में हमें काफ़ी प्रकार के अनुकूलन जो है वो देखने को मिलते हैं, क्योंकि यही जो भाग होता है पत्तियां और तना वो संपर्क में रहता है बाह्य वातावरण के सीधे तौर पर। तो जो हमें देखने को मिलेंगे मुख्य तौर पर अनुकूलन इन पादपों में, तो सबसे पहला तो यही मिलेगा कि जो तना होता है इन पादपों का, अधिकांश जो मरुद्भिद पादप होते हैं उनका तना काष्ठीय होता है, अर्थात वुडी होता है, कठोर जो तना हमें देखने को मिलता है। और साथ ही शुष्क कठोर मोटी छाल से ये ढका हुआ रहता है, जैसे कि हम बबूल में देखते हैं या फिर खेजड़ी में देखते हैं। तो इनमें जो है ये तना मरुद्भिद होगा, काष्ठीय होगा, और साथ ही यह शुष्क कठोर मोटी छाल से ढका हुआ होता है, जैसा कि हम अपने आसपास पाए जाने वाले पादपों को विशेषकर राजस्थान में देख भी सकते हैं। साथ ही ये जो पादप होते हैं वो पाए जाते हैं शाख के रूप में, झाड़ियों के रूप में, वृक्षों के रूप में पाए जाते हैं, जैसे कि अकेसिया की कई सारी स्पीसीज हमें देखने को मिलती हैं, टैमरिक्स देखने को मिलता है वृक्षों के रूप में, कुछ झाड़ियाँ जैसे कि बेर की बात करें या फिर जाल वृक्ष की बात करें तो झाड़ियाँ भी देखने को मिलती हैं। साथ ही शाकीय पादपों की बात करें जैसे कि आक है या और भी जो छोटे पादप हैं वो हमें दिखाई देते हैं इन मरुस्थलीय इलाकों में। तो तीनों ही रूप जो है देखे जाते हैं इन पादपों के। कुछ पौधों में अगर हम तना की बात करें तो तना जो है वो भूमिगत भी होता है, सामान्य तने से अलग जो है, जैसे कि एलो है, अगेव है, सैकेरम है, ये जो हैं वो भूमिगत तना रखते हैं। साथ ही तने की अगर हम देखें तो तने जो हैं कुछ पौधे जैसे कि सिट्रुलस है, सेरिकोस्टोमा है, इनके तने में जो है अत्यधिक शाखन पाया जाता है, और जो शाखाएं होती हैं वो काफ़ी पास सटी हुई रहती हैं। साथ ही जो है तनों पर बहुकोशिकीय रोम बहुतायत से पाए जाते हैं, और जैसे कि कैलोट्रोपिस में ये हमें बहुकोशिकीय रोम बहुतायत से देखने को मिलते हैं। साथ ही ऑर्नेबिया में भी जो है देखने को मिलते हैं। तो ये जो बहुकोशिकीय रोम होंगे वो बहुतायत से यहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि एक कह सकते हैं कि पानी की कमी के लिए ये अनुकूलन होता है। कुछ पौधों में तने पर और पत्तियों की सतह पर एक मोमी आवरण पाया जाता है, जैसे कि आक में हम देखें तो ये जो है मोमी आवरण तेज धूप से पौधों की सुरक्षा भी करता है, वाष्पोत्सर्जन में भी कमी लाता है, साथ ही धूल भरी जो आंधियाँ चलती हैं उनसे भी पादपों की सुरक्षा करने का कार्य करता है। तो ये मोमी जो आवरण है वो इन पादपों को वहाँ के वातावरण में अनुकूलित बनाए रखता है। कुछ पौधे में हम देखें तो तने की जो शाखाएं होती हैं वो स्पाइन्स या कंटकों में रूपांतरित हो जाती हैं, जैसे कि डूरांटा में देखने को मिलेगा, सोलेनम जेंथोकार्पम में जो है देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है हमें शाखाएं जो है स्पाइन्स में रूपांतरित हो जाती हैं, क्योंकि जिससे कि कम से कम वाष्पोत्सर्जन किया जा सके, साथ ही पादप की सुरक्षा भी मरुस्थलीय प्रदेशों में हो सके, क्योंकि ये जो पादप है वो कम से कम जो है एक पृष्ठीय क्षेत्रफल रखना चाहते हैं, जिससे कि पानी का ह्रास यहाँ पर कम से कम किया जा सके। तो इनमें जो है हमें जो भी मरुस्थलीय पादप होंगे उनमें कंटक जो है या स्पाइन्स जो है वो सामान्य तौर पर दिखाई देते हैं,
चाहे हम अकेशिया के स्पीसीज की बात करें, बबूल, इस तरीके के पादपों की बात करें, केजड़ी की बात करें, तो इनमें हमें कंटक जो है देखने को मिलते हैं। नागफनी में, विभिन्न प्रकार के कैक्टस की स्पीसीज में, इनमें सभी में हमें जो है कंटक देखने को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त जो है तना जो है इन पादपों में कई बार रूपांतरित हो जाता है। जैसे कि नागफनी का हम उदाहरण देखें तो नागफनी में हमने देखा है कि तना रूपांतरित होकर के पत्ती के समान चपटा हो जाता है और ये हरा हो जाता है। जिस तरीके से कोई पत्ती होती है ठीक वैसे ही जो है ये हमें दिखाई देता है। और चूंकि ये स्तंभ यहाँ पर पर्ण के जैसा हो जाता है तो इसलिए इसको हम कहते हैं पर्णाभ स्तंभ या फिल्लोक्लेड कहते हैं। और इस नागफनी के अंदर जो है यही भाग प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। यहाँ पर आप देखिए, ये इस फोटो में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से नागफनी के अंदर जो है ये जो आप देख रहे हैं ये इसका तना है जिसे हम पर्णाभ स्तंभ कहते हैं। ये देखिए, और यहाँ पर ये जो पत्तियाँ होती हैं वो कांटों में रूपांतरित हो गई हैं और जो तना होता है वही यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। इसका रंग भी आप देख सकते हैं कि हरा रंग है और यह प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है और आपको देखने में पत्ती जैसा जो है ये इसका स्वरूप लगता है, इसीलिए इसको फिल्लोक्लेड या पर्णाभ स्तंभ कहा जाता है। और ये जो प्रश्न है वो यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में पूछा जाता है कि पर्णाभ स्तंभ क्या होता है। इसके अतिरिक्त हम देखें तो एस्पेरेगस में भी जो है तने की जो कक्षस्थ शाखाएं होती हैं वो भी हरे रंग की और सूचकाकार संरचना में रूपांतरित हो जाती हैं, जिनको हम क्लेडोड्स कहते हैं। यहाँ पर हमें और भी पादप जो है आपको दिखाई दे रहे हैं कि देखिए तना जो है किस तरीके से रूपांतरण दिखाता है। इस देखिए इस पादप कैक्टस की स्पीसीज में तना इस तरीके से देखिए हरा होकर के और ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। ये हम आँख की बात कर रहे थे। आँख में जो है ये मरुस्थलीय पादप है और जिसमें हम बता रहे थे कि आपको मोमी आवरण जो है यहाँ पर देखने को मिलता है इसकी पत्तियों पर, इसके तने के ऊपर। साथ ही यहाँ पर अगर आप चौथा जो चित्र देख पा रहे हैं ये देसी बबूल की जो स्पीसीज है उसमें आप स्पाइंस या कांटे देख सकते हैं। अनुपर्ण जो है यहाँ पर कांटों में रूपांतरित हो जाते हैं और पत्तियाँ भी जो है देखिए छोटी पाई जाती हैं यहाँ पर। तो ये जो है सभी जो है इन मरुस्थलीय पादपों के अनुकूलन हैं। तो तने की जो है हम बात कर रहे थे, तो जैसा कि आपको बताया कि एस्पेरेगस में हमें पर्णाभ पर्व जो है देखने को मिलता है। अब इन सभी लक्षणों के बाद में अब हम बात करेंगे पत्तियों के बारे में कि पत्तियां जो होती हैं उनमें कौन से अनुकूलन विकसित हो जाते हैं। इन पादपों में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो है जल का अत्यंत अभाव देखने को मिलता है और पर्ण जो होती है वो पादप का वह भाग है जिससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। तो ऐसे में ये पानी का ह्रास करने वाले ऑर्गन्स हैं, या कह सकते हैं कि जल जो है इनसे बाहर निकलता है पर्ण से वाष्पोत्सर्जन की सहायता से। तो ऐसे में यहाँ के जो पादप हैं वो पर्ण का आकार कम से कम रखना चाहते हैं और कुछ में तो यहाँ तक कि पर्ण पाई भी नहीं जाती, जिससे कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया को बहुत कम किया जा सके, पानी के ह्रास को रोका जा सके। तो यहाँ पर जो पाए जाते हैं पादप उनमें प्रारंभ से या तो पत्तियां विलुप्त हो जाती हैं अर्थात पत्तियां पर्ण जो है इनमें पाई नहीं जाएंगी या बहुत थोड़े समय के लिए पाई जाती हैं। पाई भी जाती हैं तो उनका आकार अत्यंत छोटा होता है, पिच्छा की पर्ण पाई जाती हैं छोटी छोटी। तो इस प्रकार जो है मरुद्भिद पौधे जो है जिनमें थोड़े समय के लिए पर्ण दिखाई देती है उनको हम कौड़ोकश या आशुपाती कहते हैं, जैसे कि लैप्टिडीनिया में। और कुछ पादप जैसे कि आपको बताया कि जिनमें पर्ण पाई नहीं जाती, जैसे कि कैपेरिस डेसिडुआ की हम बात करें, कैपेरिस में जो है हमें पर्ण दिखाई नहीं देती है। साथ ही पर्ण जो है कई पादपों में रूपांतरित होकर के, जैसा कि आपको बताया, भी नागफनी की हम चर्चा कर रहे थे कि नागफनी में जो पत्तियां हैं वो रूपांतरित होकर के कंटकों में बदल जाती हैं। कुछ अन्य पादपों की बात करें जैसे कि रस्कस की, कैजुराइना की, एस्पेरेगस की, तो इनमें जो पत्तियां होती हैं वो स्केल्स में या सल्कों में अपासित हो जाती हैं, सल्कों में एक तरह से बदल जाती हैं।
रिड्यूस हो जाती हैं। तो पत्तियों का जो है, जैसा कि आप बता रहा था मैं यहाँ पर, कि आकार कम से कम रखना चाहते हैं पादप। साथ ही पत्तियों का आकार यहाँ छोटा होता है, जैसे बबूल जिन पादपों में बड़ा होता है तो उनमें पत्तियों की सतह चिकनी होती है, चमकीली होती है, जिससे कि वो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर सकें। कुछ पौधों में जो है यहाँ पर पत्तियाँ नुकीली भी होती हैं, जैसे कि टैमरिक्स में जो है नुकीली पाई जाती हैं पत्तियाँ। साथ ही जो पत्तियाँ होती हैं वो कुछ पादपों में लहतरी प्रकार की या चर्मिल पर्ण पाई जाती है, जैसे कि हम देखते हैं आँख के अंदर देखें, और इन पर्णों के अंदर जो है जल को संचित करने के लिए एक प्रकार का लेटेक्स भी पाया जाता है, जैसे कि हमें आँख में देखने को मिलता है, कनेर में देखने को मिलता है। तो ये पादप जो है इस तरीके से पर्णों के माध्यम से भी जो है लेटेक्स को इकट्ठा करके पानी का संचय करते हैं। इन पादपों में पर्ण जो है वो कई बार निडल शेप में भी हमें देखने को मिलती हैं, और साथ ही बहुत ही नुकीली आगे से होती है, जैसे साइकस में भी हमें देखने को मिलती हैं, पानस में देखने को मिलती हैं। कुछ पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए पत्तियों की सतह पर बहुकोशिकीय के रोम भी पाए जाते हैं, जैसे कि आर्नेबिया में हमें रोम देखने को मिलते हैं। अनेक पौधे ऐसे भी हैं जिनमें पत्तियों पर मोम भी पाया जाता है, सिलिका का आवरण पाया जाता है, जैसे कैलोट्रोपिस की बात करें। और बाह्य त्वचा कोशिकाओं में जो है टेनिन, गोंद इत्यादि पदार्थ भी पाए जाते हैं। चूँकि इन क्षेत्रों में तेज गति की हवाएं चलती हैं, आंधियां चलती हैं, और दिन भर जो है ये धूल भरी आंधियों के संपर्क में रहते हैं, तो ऐसे में इन मरुस्थलीय पादपों जैसे कि ऑर्नेबिया की जो पत्तियों की सतह होती है उस पर बहुकोशिकीय रोम भी पाए जाते हैं। और ये जो रोम होते हैं वो बाह्य त्वचा और पर्णरंध्रों को आवृत करके वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने का कार्य करते हैं। और पर्णफलक की बात करें तो पर्णफलक, जैसा कि आपको बताया कि इन पादपों में बहुत ही छोटे आकार का होता है, खेजड़ी, बबूल जैसे कि आप देखते हैं। और पर्किंसोनिया की बात करें तो उसमें तो पर्णक अत्यधिक लघु आकृति के होते हैं, और रैकेस जो होता है उनका चपटा और मोटा होता है, जो कि पर्णक को तेज धूप से सुरक्षित रखने का कार्य करता है। और ऑस्ट्रेलियन अकेसिया की बात करें तो इसमें हमें पर्णावृंत या जो है फ्लोट देखने को मिलता है, अर्थात यहाँ पर जो व्रंत होता है वो पर्ण के जैसा व्रंत जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो द्विपक्षीय संयुक्त पर्ण पाई जाती है वो सूख करके यहाँ गिर जाती है, और जो पर्णव्रंत होता है वो पत्ती के समान चपटा हरा जो है हो जाता है अकेसिया मेलोनजालन के अंदर, जिसको हम ऑस्ट्रेलियन बबूल कहते हैं। तो पर्णावृंत यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही जो है आपको पहले भी जो है जिक्र हुआ कि कुछ पौधों में पत्तियों के जो अनुपर्ण होते हैं वो स्पाइन्स में रूपांतरित हो जाते हैं, जैसे कि बेर के अंदर, खेजड़ी के अंदर। तो यहाँ पर जो अनुपर्ण हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाते हैं, जो कि सुरक्षा का कार्य भी करते हैं और साथ ही वाष्पोत्सर्जन में भी कमी लाते हैं। कुछ एक बीजपत्री मरुद्भिद पादप भी ऐसे हैं, जैसे कि पुआ, हेमोफिल्ला, ग्रुपायरन वगैरह, जिनमें जलाभाव या शुष्कता के समय पत्तियां जो है मुड़ करके गोलाकार रूप में लिपट जाती हैं, और इस लिपटने से जो है इनकी बाह्य त्वचा में मौजूद कुछ विशेष प्रकार की जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, इनको मोटर सेल्स कहते हैं, बुलीफॉर्म सेल्स कहते हैं, उनके कारण ऐसा होता है, जिससे कि वाष्पोत्सर्जन को कम से कम किया जा सके। तो इस तरीके से बहुत ही विस्तृत तौर पर हमने देखा कि इनकी पत्तियों में जो है वो बहुत अनुकूलन हमें देखने को मिलते हैं, जो कि इनको इस तरीके की परिस्थितियों से लड़ने में सक्षम बनाते हैं। अंत में हम बात करेंगे कि फल और बीज के अंदर जो है यहाँ पर क्या अनुकूलन देखने को मिलते हैं। तो इन पादपों में हम देखें तो फल और बीजों के जो ऊपरी आवरण होते हैं वो कठोर होते हैं, साथ ही बीज जो हैं इनके अत्यधिक तापमान के प्रति सहनशीलता भी प्रदर्शित करते हैं। प्रकीर्णन भी जो है यहाँ पर पाया जाता है, बीजों की संख्या भी अधिक रहती है, क्योंकि डिजर्ट जो है वो प्रतिकूल परिस्थितियों का क्षेत्र होता है। तो ऐसे में बीजों की संख्या भी यहाँ पर जो है पाए जाने वाले पौधों में काफ़ी अधिक होती है। आप देख सकते हैं आग के यहाँ पर जो बीज हैं वो इस चित्र में आप देख सकते हैं, पास में ही जो कनेर की पत्तियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। और देखिए प्रकीर्णन की प्रक्रिया यहाँ पर किस तरीके से आग के जो बीज हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं, जो कि उड़ कर के इन आंधियों में और हवाओं में दूर दूर तक जाते हैं और पादप को प्रकीर्णन में सहायता प्रदान करते हैं, बीजों का प्रकीर्णन में सहायता प्रदान करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है, जिसमें हमने विस्तृत रूप से जाना
मरुद्भिद में पाए जाने वाले आकारिकीय अनुकूलनों के बारे में। इससे अगली क्लास में हम बात करेंगे कि इन पादपों के अंदर किस तरीके के शारीरिक अनुकूलन हमें देखने को मिलते हैं, जिसकी सहायता से ये पादप मरुस्थल में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। तो आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।